नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत होगी कांग्रेस और पीके की। एक बातचीत हो रही थी, एक डील होने वाली थी। ऐसा लग रहा था शायद पीके के पास जो प्लान है उसको कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी, उस पर काम होगा, लेकिन वो डील टूट गई है। दोनों तरफ से बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी गई कि वो बातचीत बन नहीं पाई। पीके ने लिखा कि हमने बड़ी उदारता के साथ उनका वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया है, और रणदीप सुरजेवाला ने, जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि उनके सुझाव बहुत अच्छे थे, हम उनके आभारी हैं, लेकिन बातचीत आगे बढ़ नहीं पाई। अब कई सारे सवाल उठते हैं इसमें कि एक कई घंटों का, कई दिनों का एक प्रेजेंटेशन दिया गया, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव दिए गए और बहुत सारी चीज़ें कही गई जिससे सहमति भी बनती हुई दिखी, लेकिन अंत में वो एक कोई बात थी, वो कोई एक पॉइंट था जहां पे बातचीत टूट गई और प्रशांत किशोर ने अपने आप को अलग कर लिया। ये घटना के बाद प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल से बातचीत भी की और उसमें उन्होंने 2-3 बातें की जो बहुत ही महत्वपूर्ण लगती हैं। उन्होंने कहा कि हमने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर दिया, लेकिन हमारी बहुत सारी चीज़ों से वो सहमत हैं और उन पे काम करने के लिए भी तैयार हैं। हमने कोई पद नहीं मांगा था, उसके बावजूद बात नहीं बन पाई, इसलिए मन में लगता है कि पता नहीं क्या बात थी या क्या चीज़ थी। क्या कांग्रेस बदलाव के लिए तैयार नहीं है, या कांग्रेस अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहती, या प्रशांत किशोर ऐसा क्या चाहते हैं, कितनी लिबर्टी चाहते हैं, क्या बदलाव करना चाहते हैं जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। इन्हीं प्रश्नों को आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक मुख्य विपक्षी दल, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और उसमें इस तरह की स्थिति, रिजिडिटी अभी भी दिखाई दे रही है। इसके पीछे कारण क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। बहुत ही खास मेहमान और बहुत ही लर्नेड लोगों को हमने जोड़ा है। परिचय कराता हूं आपका। विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, जो कि सलाहकार संपादक हैं अमर उजाला के। संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं CSDS में। अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आशुतोष जी हैं, सत्यहिंदी.com के फाउंडर और संपादक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप सबसे वरिष्ठ भी हैं हम लोगों के बीच में। बहुत छोटा सवाल, छोटे छोटे सवाल ही मैं पूछूंगा, वैसे हमेशा वैसे ही पूछता हूँ कि ये कांग्रेस की और पीके की डील क्यों टूटी? टूटी नहीं है, थोड़ा ब्रेक है। अच्छा, टूटी नहीं है। ये कहना गलत होगा कि ये डील टूटी है। और मैं समझता हूं कि इसको शायद विराम दिया गया है और ये दोबारा बातचीत शुरू होगी। ये कब शुरू होगी अभी तो कहना मुश्किल है, पर मेरी नजर में हो सकता है कि कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन के बाद या फिर गुजरात इलेक्शन के बाद ये दोबारा शुरू हो। और ये डील मैं समझता हूं कि इसको ये कह देना कि ये सब जितना भी इंटरेक्शन था वो खत्म हो गया, वो गलत होगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आशुतोष जी, पिक्चर अभी बाकी है क्या? मैं विनोद जी की राय से सहमत हूं और मुझे लगता है कि कोर्टशिप शुरू में यही होता है। शादी के बंधन में बंधने के पहले कई बार ऐसा लगता है कि जैसे या तो मोहब्बत थी नहीं या मोहब्बत है तो परवान नहीं चढ़ पा रही है, क्योंकि दोनों तरफ से जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी तरीके की बिटरनेस नहीं दिखाई गई है, किसी तरीके की कड़वाहट नहीं है। कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है और पीके की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। और ये ऐसे वक्त में होता है जब दरवाजे खुले रखे गए हैं, ताकि अगर भविष्य में कभी जुड़ने की कोई चाहत हो या कोई मौका अगर मिले या अवसर मिले तो उसके लिए रास्ता खुला रहे और रास्ता बंद ना भी। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, प्रशांत किशोर बहुत ही टैलेंटेड आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त कांग्रेस के अंदर अभी ऐसी समझ नहीं बन पाई है कि प्रशांत किशोर को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाए, चूंकि वो स्थिति नहीं बन पा रही है। और जहां तक मेरी जानकारी है, वो अपने आप को सीधे कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट करना चाहते थे और अहमद पटेल वाली स्थिति वो अपने लिए नियत चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो वो सुझाव दे रहे हैं, जिस फॉर्मूले पर वो काम कर रहे हैं, उस पर तभी ठीक से एग्जीक्यूशन हो सकता है जब उनको फ्री हैंड हो, अन्यथा उनके लिए अभी मुश्किल होगा, ऐसा उनको लगता है, अगर उनको फ्री हैंड नहीं मिलता है तो।
तो जब फ्री हैंड मिल नहीं पा रहा है, वहीं पे बात जाके अटक गई, तो फिर पिक्चर बाकी कैसे है आशुतोष जी? देखिए, निगोशिएशंस में ये होता है, और निगोशिएशंस में जैसे पहलवान एक दूसरे को जब अखाड़े में उतरता है तो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, कौन कितना अकोमोडेट कर सकता है, कौन कितना उनसे, जिसे कहते हैं ना कि वो आप निगोशिएशंस में कितना बार्गेनिंग पावर अपनी स्ट्रांग कर सकते हैं। हो सकता है प्रशांत किशोर को अभी लग रहा हो कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे कांग्रेस के अंदर डेस्परेशन बढ़ेगा, और अगर डेस्परेशन बढ़ा और कांग्रेस को ये लगा कि आने वाले समय में वो अगर और चुनाव हार सकती है, उनकी स्थिति और बुरी हो सकती है, तो जो स्थिति अभी कांग्रेस पार्टी उनको देने के लिए तैयार नहीं है, शायद वो उनको देने के लिए तैयार हो, या कांग्रेस को भी ये लग सकता है कि अभी बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। हो सकता है प्रशांत किशोर ही एक समय आने के बाद वो डेस्परेट हो जाए और वो जितना अभी उनको दिया जा रहा है वो एक्सेप्ट कर ले। तो निगोशिएशंस में ऐसा होता है, इसमें जो है दोनों एक दूसरे को अभी तौलने की मुद्रा में है। आशुतोष जी, बातचीत पिछले साल सितंबर अक्टूबर से ही हुई थी, फिर बात आगे नहीं बढ़ पाई, दोबारा हुई। इससे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव में एक प्रयोग भी हो चुका था, वहाँ पे भी रिजिडता थी, बड़ी जड़ता थी, जिसकी वजह से वो टूट गई थी। विनोद शर्मा जी, मैं जो अभी इस डील आप कह रहे नहीं टूटी, लेकिन अब इस समय मैं तो ये कहूँगा कि टूट गई है, उस टूटने के बाद जो उन्होंने 2-3-4 चीज़ें की मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप उनको एक्सप्लेन करिएगा। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को मुझसे ज़्यादा इच्छा शक्ति सामूहिक की ज़रूरत है और एक नेतृत्व की ज़रूरत है, और उस जो एक फार्मूला शायद उन्होंने सुझाया होगा, जो मैंने सुना, उन्होंने कहा ये कि उस फार्मूले में राहुल और प्रियंका को अध्यक्ष भी नहीं कह रहे कि इनको बना दीजिए, वो भी प्रपोजल से बाहर था, और वो ज़्यादातर बातें कांग्रेस की पाले में डाल रहे हैं कि भाई उनको करना है। तो वो तो अपने आप को बहुत सेफ खेल रहे हैं कि भाई हमने तो प्रपोजल रख दिया है, अब उनको तय करना है। तो जब वो कह रहे हैं कि 90% प्रपोजल पे सहमति थी, चिदम्बरम जी ने भी एक चैनल में इंटरव्यू में कहा कि हम तो कुछ चीज़ों पे एक्शन भी लेंगे और एक्शन में भी सहमति है, तो फिर वो क्या चीज़ है? आप चूंकि बहुत करीब से, बहुत दिनों से इन चीज़ों को समझते हैं, बताइए क्या वो क्या चीज़ है जो रोक देती है? देखिए, मेरी बात सुनिए आप। एक तो जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं वो पार्ट नॉलेज पे आ रहे हैं। नहीं, ये मैंने बताया उनके खुद के बोले हुए हैं। नहीं, उनके खुद के, उनके नेताओं के भी जो कमेंट्स हैं वो पार्ट नॉलेज पे बेस्ड है। क्योंकि जो बातचीत, बहुत सी बातचीत, जहां तक मेरी जानकारी है, वो बातचीत जो है वो प्रिविलेज कन्वर्सेशन कई मुद्दों पर कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्रशांत किशोर के बीच रही है। प्रशांत किशोर ने 9 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन जो कमेटी बनी या और लोगों को उसमें से रिडैक्ट करके उसके कुछ पोर्शन ही दिए गए और उनपे उनके इनपुट्स मांगे गए। जहां तक मेरी जानकारी है, आईपैक के जो कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट्स हैं या पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर कोई बड़ा विवाद नहीं था वहां के शीर्ष नेतृत्व में और प्रशांत किशोर में। प्रशांत किशोर की अपनी भूमिका, उनको क्या पद मिलेगा, उस पर भी कोई विवाद नहीं था, क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है कि प्रशांत किशोर ने स्वयं एक मीटिंग में, और उसमें 3-4 और नेता भी थे, वहां पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं किसी पद के पीछे नहीं भाग रहा हूं, और मुझे एंड आई एम नॉट अ फूल नॉट टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरा रोड मैप जो कांग्रेस के लिए वो सार्थक हो जाता है, देन नो पोजीशन विद इन द कांग्रेस विल बी बियॉन्ड माय रीच। टू दिस इफेक्ट उनके कमेंट वहां पर थे। रही बात की नेतृत्व की, तो जो और नेता थे उनके सामने जो वेरियस ऑप्शंस उसने दिए थे वो उनके सामने थे, जिसकी मिसाल के तौर पे कि राहुल गांधी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन, सोनिया गांधी continuing to be Congress president, और प्रियंका गांधी becoming जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी था। और दूसरा एक टेम्पलेट था जिसमें कि बोला उन्होंने कि भाई किसी बाहर के व्यक्ति को यूपीए का चेयरपर्सन बना दो, और कई विभिन्न टेम्पलेट्स तो थे, वो लोगों के सामने थे। लेकिन जहां तक नेतृत्व, कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल था, वो उनकी बातचीत किसी नेता के साथ नहीं हुई, और अगर हुई है तो सिर्फ सोनिया गांधी के साथ हुई है। ये मेरी जानकारी है।
हो सकता है इसमें कमी हो या थोड़ी गलत हो, लेकिन ब्रॉड ट्रेंड जो था वो यही था। और इसीलिए मैं कहता हूं, और जैसा कि आशुतोष ने बहुत सही इंगित किया कि देखिए बातचीत हुई, दोनों ने अपनी स्टेटेड पोजीशन से एक दूसरे को समझा दी, और 9 घंटे का प्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी को सौंप दिया। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है प्रशांत किशोर की। तो ऐसे तो नहीं होता ना कि आप इतना बड़ा एक अपना प्रोजेक्ट देकर और उसके बाद थैंक यू हो जाए और आप बाहर बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पार्टिंग कमेंट्स हैं वो बड़े ही सिविलाइज्ड हैं, और प्रशांत किशोर, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक उनके हिसाब से क्या होना चाहिए था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी, जिससे कि पहले भी उनके इंटरेक्शन हुए हैं जी, वो कांग्रेस पार्टी वो लीप ऑफ फेथ क्या लेने के लिए तैयार है। वो लीप ऑफ फेथ शब्द बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और और जब ये पहला राउंड हुआ था उस वक्त भी लीप ऑफ फेथ की बात हुई थी जी। और उन्होंने कहा था कि आप ये ले लीजिए वरना आपका 5-0 रिजल्ट होगा। ये जो आने वाले 5 इलेक्शन है वही हुआ, 5-0 हो गया। उसके बाद दोबारा बातचीत शुरू हुई। तो मेरे को ये लगता है कि शायद प्रशांत किशोर आश्वासित नहीं थे कि बावजूद इसके कि उनको प्रॉमिसेस किए गए कि ये सब बातें जो कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी, वो इम्प्लीमेंटेशन पे बात कर रहे हैं। अब उस इम्प्लीमेंटेशन में उनका क्या रोल रहेगा, कितना उनका स्ट्राइक, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप अच्छे पद पे हैं, लेकिन उसमें आपको 100% स्ट्राइक रेट नहीं मिल सकता। तो पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं मिल सकती प्रशांत किशोर को, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 60% भी हो अपनी बातें मनवाने में, तो मैं समझता हूं उसके लिए बहुत है। हाँ, लेकिन क्या प्रशांत इसके लिए तैयार हैं? जैसे आपने एक बात ये तो आप उनसे पूछिए। हाँ एग्जैक्टली, ये वही बताएंगे, लेकिन जो हम लोग समझ पा रहे हैं, जो मैं आप लोगों से इसलिए समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इतना बड़ा उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शेयर किया है, बट वो तो ये कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नया नहीं बताया है जो कांग्रेस को पहले से न पता हो। वो ये भी साथ के साथ पूरा चैप्टर एक फाइनेंस पे है। जी जी, पूरा चैप्टर किसी ने लिखा है अभी तक क्या? पूरा चैप्टर पार्टी के फाइनेंसेस पे है। हाँ नहीं, प्रेजेंटेशन आई एग्री, लेकिन वो मैं उनकी बात बता रहा हूँ, मेरा व्यू नहीं है ये। प्रशांत जी खुद ही कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। मैं भी उनका व्यू नहीं बता रहा हूँ नवीन, सब मालूम ना हो। यही बता रहा हूँ जो नीरज जो हुआ वो जो मेरी जानकारी है, मैं गलत हो सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही। मैं अरे सर, हम लोग उनके बीच में क्या बातें हुई तो हम सबको ऑब्वियसली नहीं पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। संजय कुमार सर, क्या पीके की महत्वाकांक्षा इस बातचीत के टूट जाने के लिए जिम्मेदार है? कह नहीं सकता, मुझे तो अंदर की बात की कोई जानकारी नहीं है। मेरा किसी नेता से इसके बारे में कोई ना वो बातचीत हुई, ना मैंने जानने की कोशिश की। लेकिन 1-2-3 बातें जब ये बातचीत हो रही थी, जब दूसरे लोग बात कर रहे थे, तो मैं भी सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या सचमुच दरवाजे खुले हैं। मुझे लगता था कि दरवाजे खुले नहीं हैं, लेकिन बातचीत सुनते हुए मुझे लगने लगा कि दरवाजे शायद अभी भी बातचीत के खुले हैं, लेकिन मैं उतना खुला नहीं मानता जितना शायद आशुतोष या विनोद शर्मा जी कह रहे हैं। लेकिन दरवाजा खुला क्यों है? ऑप्शन क्या है प्रशांत किशोर के पास? 2024 का चुनाव देखिए, तो 2024 के चुनाव में वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे। इसके बाद बड़ी पार्टी कौन सी बचती है? उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर लिया, तृणमूल कांग्रेस को अच्छी जीत दिला दी, तो वो महत्वाकांक्षी हैं और उनको लगेगा कि अब हमें एक बड़ी पार्टी के साथ काम करना चाहिए, और ऐसी पार्टी जिसका नेशनल प्रेजेंस हो। तो निश्चित रूप से अभी भी उनके पास ऑप्शन बच नहीं रहा है प्रशांत किशोर के पास। वो छोटी छोटी 4 पार्टियों के साथ काम करने के बजाय कोशिश होगी उनकी कि कांग्रेस के साथ काम करें। अब महत्वाकांक्षी तो हैं बिल्कुल। इसके पहले भी उन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन किया, जेडीयू को, उसको छोड़ा, तृणमूल कांग्रेस के बहुत करीब आ गए, वो भी चर्चा हो रही थी। तो ये, और उन्होंने लगभग कहा नहीं है लेकिन स्पष्ट है, वो जिस रोल के जो रोल उन्होंने अदा किया है अब तक, वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तक उनका रोल था पॉलिटिकल कंसल्टेंट का, स्ट्रैटेजिस्ट का, अब वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये बात बहुत स्पष्ट है। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो मतलब है कि महत्वाकांक्षी हैं। आशुतोष जी ने जिस बात का जिक्र किया, वो उदाहरण दे रहे थे 2 पहलवानों का। मुझे लगता है कि 2 पहलवान जब अखाड़े में आते हैं तो दोनों को पछाड़ने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए आते हैं। अगर बातचीत ऐसी हो रही है तब तो यह बातचीत विफल होगी, क्योंकि 2 पहलवान
अगर एक दूसरे से हुनर सीखने के लिए आए तब तो बात है, लेकिन अगर मीटिंग में ये चलता रहे कि मैं बड़ा या आप बड़े, आप, और मीटिंग में जब मैं बात कह रहा हूं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां थे, और उन नेताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जो कुछ ऑफर कर रहे हैं उसमें भी शायद कुछ गुण होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग इस मानसिकता से वहां पर बातचीत करे बैठे रहें कि नहीं प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो पता नहीं, उनको जमीनी ज्ञान नहीं है, तो इस तरह की चीजों में तो बातचीत टूटने की संभावना बनी रहती है, और ऐसा ही हुआ है पिछले 2 बार जब बातचीत टूटा है। लेकिन हाँ, महत्वाकांक्षा सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं है बातचीत तोड़ने की वजह। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं का जो एक स्टबर्न अप्रोच है, कुछ नेता ऐसे हैं जो कुछ पब्लिक स्टेटमेंट से समझ में आता है, वो बिल्कुल नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि और वो ऐसे लोग हैं जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें लगता है उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। तो अगर ऐसा अप्रोच रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई डील होने वाली है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आके आपने खड़ा किया कि एक तरीके की क्या कहे, हिकअप कह, संकोच कह सकते हैं अच्छे शब्दों में, कि वो छोड़ना नहीं चाहते अपनी पावर। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या कांग्रेस बदलाव से डर रही है? क्या हाईकमान को ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा छूट या बहुत ज़्यादा उनको लिबर्टी दे दी गई काम करने की तो हमारी मुश्किल हो जाएगी, हमारे हाथ से वो पावर चली जाएगी, और पार्टी को अपने रवैये और ज़रूरत को बदलने की ज़रूरत है, ये उनको महसूस नहीं हो रहा अभी भी? देखिए, अभी विनोद शर्मा जी ने, आज तो उसको तो मैं नहीं सुन पाया, विनोद शर्मा जी को मैंने सुना, उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ। दोनों ने कहा, मुझे लगता है ये जो असहमति हुई है दोनों के बीच में, वो सहमति से हुई है। मतलब जो अलग अलग हुए हैं वो सहमति के साथ अलग हुए, फिर देखा जाएगा जब जरूरत पड़ेगी एक दूसरे की, कांग्रेस को प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ेगी और प्रशांत किशोर कांग्रेस की पड़ेगी, तो हम फिर दोबारा आगे बात करेंगे। ये उस तरह की असहमति हुई है। और जहां तक कांग्रेस के बदलाव की बात आप कर रहे हैं, तो कांग्रेस की समस्या ये है, कांग्रेस की हालत उस तैराक की तरह है जो समुद्र में कूद के तैरना तो चाहता है लेकिन लहरें देकर डरता है, और वो सोचता है कहीं इधर कूदे और डूब गए तो क्या होगा। जबकि पार्टियों में और राजनीति में जोखिम लिया जाता है बदलाव का, तो जोखिम कांग्रेस नहीं ले पा रही है। पुराने नेताओं को नाराज न करें, नए नेता परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि राहुल गांधी उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे जिस तरह देश के लोग कम्युनिकेशन चाहते हैं। तो चाहे कितनी सच्ची बात कर रहे हैं, चाहे कितनी वो बातों पर खड़े उतरे अपने बयानों पर, लेकिन देश के लोग जो चाहते हैं उस हिसाब से वो संवाद नहीं दे पा रहे हैं। तो उसको लेकर के धारणा बन गई कि साहब लोग नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। फिर जो बात संजय कुमार जी ने कही, मुझे लगता है उससे हम सभी सहमत होंगे कि जो कांग्रेस में मठाधीशों का जो एक पूरी जमात है, तो 40-40 साल से 50 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर पावर सेंटर बने हुए हैं अलग अलग तरीके से। अब उन्हें कोई आप नाम दे दीजिए, कभी G23 बन जाते हैं तो कभी बन जाते हैं, वो जो है, वो जो पूरा जो मठाधीशों का जो पूरा समूह है, वो कांग्रेस में किसी भी तरह के बदलाव का सबसे बड़ा विरोधी है। वो चाहता है कि सब कुछ चले, हमारा ध्यान रखा जाए और हम पार्टी को ऐसे ही चलाते रहे। जबकि पार्टियां जिस हालत में पहुंची है उसके लिए सब जिम्मेदार है। कांग्रेस नेतृत्व जो है लीडरशिप में का मतलब खाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं है। नेतृत्व का मतलब है पूरी बंदी कमेटी के लोग हैं। लीडरशिप का मतलब जो इंचार्ज है हाउस राज्यों के, वो भी उसमें आते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है, जो प्रभारी होते हैं। अब जैसे 5 राज्यों के चुनाव हुए, अपने प्रदेश अध्यक्षों को भी इस्तीफे देगी, लेकिन जो प्रभारी थे वो आदमी बने हुए हैं। वो उत्तराखंड के प्रभारी भी वही है, पंजाब के भी वही बने, सब बने, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति कांग्रेस की हो गई है जनता की, और जो फैसले आप बीजेपी में देखिए, बीजेपी में जीत के बावजूद लगातार पद और जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। वो जड़ता बनी हुई है। अगर एक प्रभारी है तो प्रभारी चल रहा है, एक प्रदेश अध्यक्ष चल ही रहा है, वो परफॉर्म करे चाहे ना करे। अगर कहीं इस्तीफा दे दिया है तो इस्तीफा देकर पड़ा हुआ है, खाली पड़ी हुई पोस्ट, कोई नई नियुक्ति नहीं हो रही है। तो ये जो सारी दिक्कतें हैं, ये जो और होगा तो अचानक पंजाब जैसा फैसला होगा, एकदम से कैप्टन साहब हटाए जाएंगे, सिद्धू आएंगे, फिर सिद्धू लड़ेंगे। तो ये जो नीचर रिएक्शन होता है, ये सारी चीजें जो है कांग्रेस में समस्या बनी हुई। प्रशांत किशोर ने ये सारी समस्याओं के तरफ निर्देशन बनाया, वही डायग्नोसिस किया और वो पेश किया। वो 2021 में भी पेश किया और 2022 में भी किया, और उनकी 2 ही शर्तें थी। मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं अपने ब्लूप्रिंट से एक लाइन समझौता नहीं करूंगा। जो मैंने एक्शन प्लान किया है एज इट इज लागू होना चाहिए, और दूसरा
इसकी इम्प्लीमेंटेशन की पूरी ताकत या पूरे अधिकार मुझको दिए जाए और मैं सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष को और राहुल गांधी को इनको रिपोर्ट करूंगा। बाकी मैं पूरी पंचायत में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि एक बार वो उत्तर प्रदेश में पंचायत में पढ़ के 2017 में भुगत चुके हैं और अपने हाथ काले करा चुके हैं, जला चुके हैं। तो वो ये बात दोबारा कह चुके हैं कि मैं उस तरह से उत्तर प्रदेश वाली हालत में नहीं जाना चाहता। जब उनको कभी गुलाम नबी आजाद से बात करिए, तो कभी प्रियंका गांधी से करिए, तो कभी अहमद पटेल से करिए, तो कभी मोतीलाल वोरा से करिए, कभी ये जो स्थिति थी वो स्थिति दोबारा नहीं चाहते थे। उनका ये वही है, विनोद जी कह रहे हैं, मनमोहन बातचीत उनकी और सोनिया जी की हुई है, उसमें कहीं कोई बात नहीं हुई कि उनको जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना दिया जाए या पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया जाए या वो बना दिया जाए। जाहिर है जब उनके प्लान इंप्लीमेंट होगा, उसके आजादी उनको मिलेगी तो अपने आप प्रसंगित हो जाएगी। तो ये बात जो है, अब ये बात कांग्रेस नेतृत्व तो जहां तक की बात है, शायद सोनिया गांधी काफी हद तक स्वीकार कर रही थी, लेकिन जो तमाम बड़े नेता है उनको हजम नहीं हो रही थी। और उसमें कुछ ऐसे भी है, राहुल जी ने भी खास है और सोनिया जी के खास है। ये तो एक बड़ी समस्या है सर, ये आपने बड़े अच्छे पॉइंट पे ले आए कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे लोकल लीडर्स हैं, बहुत सारे रीजनल बने हुए हैं, छत्रपों का झुंड है पूरा। उसी में से एक G20 भी है। प्रशांत ये भी कहते हैं कि उस G20 की बहुत सारी बातें मेरे प्रपोजल से मैच करती हैं। अब वो सब भी बातें सामने आएंगी। अशोक वानखेड़े सर, थोड़ा इसको और नैरो डाउन करते हैं इसी सवाल को कि जब तय करना है कांग्रेस को ये काम, तो मैं कांग्रेस को थोड़ा समझना चाहता हूँ। कांग्रेस क्या है? CWC है कांग्रेस, AICC है कांग्रेस, गांधी परिवार है कांग्रेस। कौन है जिसको ये तय करना है और उसको इतना समय लग रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव हार गए? उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब खाट चर्चा शुरू की तब नहीं हो पाई, फिर सितंबर में शुरू तब नहीं हो पाई। तो वो कौन सी एक अदृश्य शक्ति है जो रोक देती है, और वो कौन इतना ताकतवर व्यक्ति है जो इस बदलाव को नहीं होने देना चाहता? देखिए, आपके एक सवाल का जवाब तो सीधा सीधा है कि गांधी परिवार है कांग्रेस, इसमें दो मत नहीं है जी। वरिष्ठ पत्रकार बैठे जिन्होंने मेरे से ज़्यादा कांग्रेस कवर किए और जो जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा पीके का आकलन करते हैं। प्रशांत किशोर ने हमेशा रीजनल पार्टीज के साथ राज्यों में काम किया है। उनकी शुरुआत भले ही नरेंद्र मोदी के साथ हुई, लेकिन उसके बाद मोदी का विजय रथ तो बगैर पीके के भी चलता रहा। क्या पीके ने दिया हुआ ज्ञान वही बार बार यूज कर रहे हैं क्या? सवाल यह है कि पीके को यह तय करना है कि वो कंसल्टेंट बने रहेंगे या नेता बने रहेंगे या गॉडफादर बने रहेंगे। वो तीनों रोल में आना चाहते हैं। वो बीजेपी से भी इसलिए आउट हो गए कि वो नरेंद्र मोदी की पूरे जीत का श्रेय खुद लेने लगे कि मैंने जितवाया, मैंने प्रधानमंत्री बनाया, तो वहां से आउट हो गए। यहां पर भी प्रशांत किशोर प्रेजेंटेशन देने जाते हैं और उसके बाद सारे दुनिया में ये खबर चलती है कि अब प्रशांत किशोर ही बचाएंगे कांग्रेस को। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी कंसल्टेंट को हायर करती मायने ये नहीं है कि बस अब वो डूब रही है और तुम ही फाइनल हो। कांग्रेस की हालत आज भी इतनी बुरी नहीं है। 800 से ज़्यादा MLAs आज भी हैं उनके। कई राज्यों में उनका मत प्रतिशत भी अच्छा है और पिछले लोकसभा में मतदान भी अच्छा हुआ है। सीटें आना नहीं आना कोई मायने नहीं रखती, मतलब जीत के लिए होते ही, लेकिन आज उनका वजूद है। लेकिन यही प्रशांत किशोर जब गोवा में जाता है तृणमूल कांग्रेस लेके, वहां सुपड़ा साहब क्यों होता है? गोवा का सबसे कॉस्टली चुनाव हुआ इस बार, इतना तृणमूल कांग्रेस ने पैसा फेंका। ये जरूरी नहीं कि आप जो कह रहे हो, और मुझे लगता है प्रशांत किशोर का जो अंदर जो प्रेजेंटेशन दिया उसके बारे में तो बहुत भ्रांतियां हैं। कोई कहता है 75 स्लाइड है, कोई कहता है 600 का है। 600 का तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया। लेकिन अंदर जो बात हुई वो लंबी मैराथन हुई, लेकिन पूरे मैराथन में कोई भी नेता कंसिस्टेंटली बैठा नहीं वहां पे। ये प्रशांत किशोर ने अभी एक चैनल, हिंदी चैनल में कल ही एक शो में कहा। हाँ। और उन्होंने पहली बार कहा, अभी तक ये हो रहा था कि कांग्रेस ने उनको बुलाया। प्रशांत किशोर ने रिकॉर्ड पे पहली बार कहा कि भाई मैं गया था, आई एम थैंकफुल टू कांग्रेस कि उन्होंने मुझे सुना। कांग्रेस कैसी सुधर सकती है ये प्रशांत किशोर से ज्यादा अच्छा यदि किसी को प्रेजेंटेशन यदि कोई जान सकता है और कर सकता है तो विनोद शर्मा जी है, वो बता सकते हैं। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं। प्रशांत किशोर का पूरा प्रेजेंटेशन जो अंदर का भी अशोक वानखेड़े जी, अशोक जी एक सेकंड, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। मैं शर्मा जी को बहुत ही विद्वान व्यक्ति मानता हूं, कांग्रेस को जितने अंदर समझते हैं, लेकिन सुनते नहीं ना कांग्रेस वाले। शर्मा जी की बात कहाँ सुने थे? अरे भाई हमको तो प्रश्न यही है, प्रशांत किशोर को नहीं हाँ। हम बार बार करें कि कांग्रेस को प्रशांत किशोर को समझना होगा। समझना प्रशांत किशोर का है, क्योंकि क्लाइंट है प्रशांत किशोर।
कोई भी कंसल्टेंट क्लाइंट के पास जाता है तो पहले उसका प्रोफाइल देखता है और इसको किस वे से अप्रोच करूं ताकि मेरा प्रोडक्ट बिके। यदि वो रिजिड हो कि अपने, मैं बिल्कुल मानता हूं सभी कह रहे कि दरवाजे ओपन है, मैं संजय जी के साथ रहूं, मुझे नहीं लगता कि दरवाजे ओपन है। हाँ, यदि दरवाजे ओपन भी होते हैं तो फिर कांग्रेस के टर्म्स एंड कंडीशन पे प्रशांत किशोर को आना होगा। अशोक जी एक सवाल, एक अशोक जी आपसे ही, मैं तो इंटरवेन कर रहा हूं, एक आपसे ये सवाल है, प्रशांत गए या कांग्रेस ने बुलाया, कौन गया, ये सवाल वहीं तक वाजिब होता जब तक वो गए नहीं थे प्रेजेंटेशन में। उसके बाद आपने 8 घंटा उनका प्रेजेंटेशन सुना, एक G20 कौन से को एम्पावर्ड ग्रुप बना दिया आपने एक अलग से मीटिंग ली जिसमें से सोनिया जी थी, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हम बहुत थैंकफुल हैं, बड़े कॉर्डियल उस पर आप कह रहे हैं, और फिर दो लोग कह रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी भी है। ये सब होने के बाद ये किसको नहीं पता था ओपन सीक्रेट की प्रशांत फुल लिबर्टी के साथ काम करना चाहते हैं, 2 बार डील इसलिए टूट चुकी है, तो फिर कौन किसके पास गया, ये तो मुझे लगता है बेमानी है। तो अब तो ये कि आपने फिर क्यों बुलाया था, 9 घंटे प्रेजेंटेशन लिया क्यों था? इसीलिए नहीं, इसीलिए मैं अभी फिर से आपके पास आता हूं। इसीलिए जब इनका पहला प्रेजेंटेशन हुआ और 600 पेज की खबर बाहर आई और वो खबर लगातार चलती रही, चैनलों में चलती रही, मीडिया में चलती रही, एएनआई ने ट्वीट किया, लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ से उसका डिनायल का ट्वीट नहीं आया। रात को प्रशांत किशोर के किसी वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरी ने प्रशांत किशोर को हड़काया, ये क्या हो रहा है। फिर प्रशांत किशोर ने इंडियन एक्सप्रेस में ये इंटरव्यू दिया कि वो 600 पेज का जो है उससे कोई लेना देना नहीं मेरे प्रेजेंटेशन से, लेकिन ये ट्वीट नहीं कर पाए वो, क्योंकि ये प्लांटेड खबर थी। प्रशांत किशोर एक पूरा ग्रुप लेके चलते हैं। प्रशांत किशोर महाराष्ट्र में गए शरद पवार को मिलने, उसके पहले मराठी चैनल से सुबह 7 बजे से चालू था, थर्ड फ्रंट बन रहा है, प्रशांत किशोर मिल रहे हैं, प्रशांत किशोर ने ये कहा, प्रशांत किशोर ये करने वाले हैं, ये सारी। और जब मुझे बार बार, क्योंकि मैं मराठी हूं तो कई जगह फोन दे रहा था, मैंने पूछा कौन कहता है, तो मुझे एक चैनल हेड ने बड़े कॉन्फिडेंस में कहा था कि प्रशांत किशोर का आदमी कल रात को 1 घंटा बैठ के गया हमारे पास बोल के। और जब शरद जी को मैंने पूछा कि प्रशांत किशोर के साथ आप टाइप कर रहे हो, तो उन्होंने हंस के कहा कि मैं हॉस्पिटल से आया था, बहुत लोग मिलने आ रहे थे, ये भी मिलने आए, किसी के 2-4 लोगों से फोन करवा के, तो हमने बोला आ जाओ जी। 1.5 घंटा ये सिर्फ मुझे बताते रहे कि इन्होंने अब तक क्या किया, नमस्ते होगी और चले गए। नहीं, लेकिन आप मीडिया ने इतना चलाया कि थर्ड फ्रंट बन रहा है। अशोक जी हम आके अल्टीमेटली कोट करना पड़ा। हम लोग मीडिया वाले ना सबकी डांट खाते रहते हैं, हम आप सब लोग हमको डांटते रहते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भाव तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने दिया है, हमने थोड़ी भाव दिया है। मैं भी तो मीडिया का हिस्सा हूँ। नहीं वही कर रहा हूँ, देखिए हम तो तैयार आलोचना के लिए कि हमने इतना भाव दिया। 600 पेज का, लेकिन वो 600, देखिए सर 600 पेज का प्रेजेंटेशन, हाँ एक सेकंड, 600 पेज का प्रेजेंटेशन सारे चैनल चला रहे, हमने तो नहीं बोला। हम तो पहले जब मेरी रिएक्शन भी ली कई चैनलों, मैंने बोला नहीं बिल्कुल नहीं, ये फेक है, अशोक जी स्टोरीज है। मैं आता हूं दोबारा आपके पास, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे ले आए आप। दरअसल 1 लाइन का प्रपोजल होना चाहिए या होगा, मैं आपकी बात मान लूं 600 नहीं है, 60 शब्दों का प्रपोजल होगा कि क्या आप पार्टी में मेरे सुझाव के आधार पर बदलाव करना चाहते हैं या नहीं। शर्मा जी, इससे बड़ा कोई प्रस्ताव हो सकता है क्या? बाकी तो ठीक है, वो फाइनेंशियल प्रपोजल, ग्राउंड पे क्या चेंज करना, किनको अध्यक्ष बनाना, किनको। 1 लाइन का प्रपोजल है कि आर यू रेडी फॉर ए चेंज, इसके अलावा क्या 600 पेज में? ऐसे बात नहीं होती है जी, यस और नो में बात नहीं होती है। कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं, तब तो फिर 600 पेज लगेंगे ना सर, फिर तो अशोक जी की बात फिर तो 600 पेज के बनाना पड़ेगा। नीरज, मैं इस इशू को बड़ी संजीदगी से देख रहा हूं जी। देखिए, मुझे कहा, वो मेरा दोस्त कहता है कि अशोक की मेरे से सलाह लें। अब मेरे से क्या सलाह लेंगे, और ना मेरे को सलाह है मेरे पास देने के लिए, वो उनका अपना मामला है, वो खुद से निपटे। मैं प्रशांत किशोर की पर्सनैलिटी पे कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, और मैं प्रशांत किशोर को ये नहीं समझता हूँ कि प्रशांत किशोर जो है वो हरीशचंद्र का अवतार है। देखिए, वो भी एक प्रोफेशनल है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि प्रशांत किशोर ये शायद इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो आज के दिन क्षीण अवस्था में है और जिसके हालात बहुत खराब हैं, वो पार्टी आज भी उस मरे हुए हाथी की तरह है, या भारी सांसें लेते हुए हाथी की तरह है, जिसमें दोबारा रक्त का संसार किया जा सकता है। अभी संजय जी ने कहा कि उनके पास कोई और ठिकाना नहीं है, तो कांग्रेस ही ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं इस नजरिए से इस इशू को नहीं देख रहा हूं, और मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं प्रशांत किशोर का। हाँ, मैंने उसको 2015 में काम करते हुए
बिहार में देखा और उससे मैं थोड़ा आश्वासित हुआ कि वो आदमी एक तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा था बिटवीन नीतीश कुमार एंड लालू प्रसाद यादव, और उन दोनों का जो कभी कभी कलेक्टिव स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना है तो वो करता था, और उनको जुदा जुदा कैंपेनिंग में इस्तेमाल करना होता तो वो करता था, और वो वहां पर नीतीश कुमार के घर में रहते थे। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस को आज के दिन एक ऐसे नजरिए की जरूरत है, जो बाहर वाला नजरिया है वो उनमें अंदर जो कार्यकलाप हो रहा है उसको देखे। जिस तरह से कभी कभी हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के लिए विदेशी प्लेयर को लाया जाता है, वो बॉलिंग का कोच हो या बैटिंग का कोच हो या हेड कोच हो, और कांग्रेस वो टीम है जिसमें टैलेंट है, जिसके पास इतिहास है, उसको एक ऐसे कोच की जरूरत है। अब सवाल आता है कि उस कोच का जो रिट है वो कितना चलेगा। देखिए, जितने लोग आपत्ति जता रहे थे जी कांग्रेस के भीतर, और जो प्रचार चल रहा था मीडिया में, वो हो सकता है कि प्रशांत किशोर की तरफ से भी चल रहा हो, पर मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर के किसी व्यक्ति ने मेरे साथ कभी कोई संपर्क नहीं कायम किया। और एक आध बार मैं प्रशांत किशोर को जो मिला हूं जी, तो उसको मिला हूं तो वो IIC में मैं उनको उसके साथ बैठ के एक बार मैंने चाय पी ली, और वो भी आकस्मिक मुलाकात थी। सुनिए मेरी बात ध्यान से जी। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर शायद इस बात को मानता है, जो मेरी इंप्रेशन है छोटी सी बातचीत से, कि कांग्रेस अब भी 11-12 करोड़ वोट की पार्टी है, और इस पार्टी को दोबारा खड़ा किया जा सकता है। जो लोग अंदर के आपत्ति जता रहे हैं उनमें ये सक्षमता नहीं है, और अगर है तो कर दे खड़ा। जितने भी नाम आप ले रहे हैं, जितने भी लोग, सॉरी टू से, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्क्वैटर्स हैं, वो बरसों से बैठे हुए हैं अंदर। उनके पास सलाहियत है पॉलिसी बनाने की, उनके पास सलाहियत है सरकार में रहकर अपना अच्छा मंत्रालय चलाने की, लेकिन पार्टी जितवाने की सलाहियत नहीं है। शर्मा जी, मैंने यही बात तो रखी थी कि कांग्रेस को मैं CWC नहीं मानता, मैं AICC नहीं मानता। मुझे बताया अशोक जी ने कि वो सिर्फ परिवार के लोग हैं। मेरा मानना भी यही है कि जब फैसले उनको लेने, आशुतोष जी सवाल आपसे है, फैसले उनको लेने, प्रशांत की पर्सनालिटी क्या है, प्रशांत को हम एक बार छोड़ दें। प्रशांत एक बहाना है इस चर्चा के कि एक प्रस्ताव, चलिए प्रशांत को मैं अलग रख देता हूँ, कि एक प्रपोजल गया, चेंज करना है, बड़ा बदलाव लाना है। आपके जो नेता हैं, वरिष्ठ और गरिष्ठ हो चुके हैं, वो अब काम नहीं कर पा रहे हैं, जान फूंकना है इस पार्टी में। तो उस प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस किसकी चाहिए? सोनिया जी की चाहिए, राहुल जी की चाहिए, प्रियंका जी की चाहिए, या किसी और की चाहिए, जिसके लिए आप इतना सोच विचार कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये बात निकल के आ रही है कि 90% इश्यूज पे सहमति है, एक्शन प्लान पे सहमति है, कुछ चीज़ें हम उसमें से करेंगे भी, सब कुछ तैयार है, तो फिर कहीं ना कहीं लीडरशिप में मुझे दिक्कत लगती है कि वो लोग सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। जैसा भी शर्मा जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि एक टीम को खड़ा करना तो बाहरी कोच लाए, लेकिन उसके अगर 11 में से 15 में से 7, 8, 10 खिलाड़ी इतने बड़े हो जाएंगे वो कोच की सुने ही नहीं, तो कोच क्या कर लेगा? नीरज, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, और मुझे लगता हो सकता है शायद वो उदाहरण उतना सही नहीं हो। कांग्रेस की हालत आज एक मुंबई इंडियंस जो IPL की क्रिकेट टीम है उसकी जैसी है। 5 बार चैंपियनशिप जीत चुकी है। उसके पास रोहित शर्मा जैसा कप्तान है जो बैटिंग नहीं कर पा रहा है, और लगातार 8 मैच हार चुकी है। कोच अगर आप देखेंगे तो सब महिला जयवर्धने हैं, सचिन तेंदुलकर है, जहीर खान जैसे लोग हैं, और उनका मालिक मुकेश अंबानी है। उसके बावजूद वो टीम हार रही। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे सिस्टम में तब्दील हो गई है जिसको एक नए तरीके की सोच की जरूरत है। जो कांग्रेस पार्टी 70 साल से चल रही थी, वो 70 साल की जो सोच है उसको बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो बात सामने नहीं आ पा रही है, ये मेरा गेस वर्क है, कांग्रेस पार्टी को एक बहुत गहरी सर्जरी की जरूरत है, और वो सर्जरी शीर्ष पर उसकी जरूरत है। वो सर्जरी अगर कोई ये सोच रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ जाएगी और कांग्रेस पार्टी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी, तो कम से कम मैं इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या कांग्रेस पार्टी वो सर्जरी करने के लिए तैयार है या तैयार नहीं है? पहली बात यह, मैं आपसे 30 सेकंड और लूंगा। मुझे 1984 का उदाहरण याद आता है
जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी। उसके बाद केएल शर्मा के नेतृत्व में कमेटी बनी थी और तब यह तय हुआ कि जो ये गांधीयन सोशलिज्म, इससे काम नहीं चलेगा, आपको हिंदुत्व के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तब तक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ हारी थी, लिहाजा नए नेतृत्व की जरूरत है, तो लालकृष्ण आडवाणी को लाना पड़ा था। और तीसरी बात यह थी कि उसके बाद अटल जी को यह मैसेज था कि आपको बैक सीट लेना पड़ेगा और आप अपने आप को असर्ट नहीं करेंगे। अगर इन तीनों चीजों को अगर आज जक्स्टापोज करें कांग्रेस पार्टी पे, अगर राहुल गांधी नहीं जिता सकते तो बैक सीट लेना पड़ेगा। लालकृष्ण आडवाणी कौन बनेगा कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस की विचारधारा में जो उन्होंने हिंदुत्व को लेकर आए थे, पुरानी कांग्रेस जो पिछले 70 साल जिस विचारधारा पर चली, क्या उसी पर चल सकती है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर प्रशांत किशोर के पास कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी की तरीके से सर्जरी करने की ताकत मिलती है, अगर करने की सोचते हैं, तब तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। नहीं तो आप प्रशांत किशोर लेके आ जाएं, आप महिला जयवर्धने रखें, सचिन तेंदुलकर रखें, जहीर खान रखें, आप रोहित शर्मा जैसा भारत का कप्तान रखें, आप जसप्रीत बुमराह को रखें, आप उसमें किसी को भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मूल सवाल तो यही है ना संजय कुमार जी, कि जिनको बदलाव करना वो क्यों नहीं कर रहे हैं? सोनिया जी ये बदलाव क्यों नहीं कर रही हैं? उनको ही तो फैसला लेना है। नहीं, नीरज जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसकी हम चर्चा करते हैं, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो और प्रियंका गांधी, अब उनकी जो लेजिटिमेसी, मैं पावर तो नहीं कह रहा हूं, पावर तो जो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में वो बरकरार है, लेकिन चुनाव दर चुनाव हारने के बाद जो लेजिटिमेसी पार्टी के अंदर नहीं बची है उतनी जितनी पहले हुआ करती थी। नहीं तो आप देखिए G23 एक ग्रुप मतलब 2 साल से चला आ रहा है। अगर शीर्ष नेतृत्व स्ट्रांग होता तो इस तरह का ग्रुप खत्म कर दिया गया होता, चाहे उसका अंत जो भी होता, वो पार्टी में अब पूरे मन से होते या पार्टी के बाहर हो गए होते। लेकिन पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो अब अहम फैसले लेने में थोड़ा हिचकिचाता है। इसी वजह से आप देखिए कमेटी बना दी गई, हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई, और अब कमेटी के लोगों का प्रोफाइल देखिए, ऐसे कौन कौन से लोग हैं पिछले 10-15 सालों में चुनाव नहीं जीता, एक भी चुनाव लड़े नहीं है ऐसे लोगों का। लेकिन चूंकि शीर्ष नेतृत्व जो है, सेंट्रल लीडरशिप सोनिया गांधी, लगता है कि अब वो लेजिटिमेसी नहीं है कि हम आगे बढ़ के डिसीजन ले लें, क्योंकि उन्हें डर तो एक गलत वर्ड है, हेजिटेट करती हैं कि अगर हमने ऐसा निर्णय ले लिया तो पार्टी के अंदर में G23 है, कहीं G63 ना हो जाए। जी अग्निहोत्री जी, तो फिर ये तो बड़ी मुश्किल की समस्या है। ये जो एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया, इसमें वही लोग हैं जो इतने सालों से बदलाव नहीं होने दे रहे हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि वो तय करेगी। मुझे ध्यान है कि मल्लिकार्जुन के नेतृत्व में कई सारी कमेटियां बन चुकी हैं, पता नहीं उनकी रिपोर्ट्स का होता क्या है। तो ये कैसे, मतलब कैसे चेंज होगा ये? मैं इसमें जोड़ दूं, आप शुरुआत में सुन नहीं पाए थे, विनोद शर्मा जी और आशुतोष जी कह रहे थे पिक्चर अभी बाकी है, तो आपको लगता है पिक्चर बाकी है ये सब देखने के बाद? नहीं, मैंने तो कहा, मैं विनोद शर्मा जी, आशुतोष को नहीं सुन पाया था, विनोद शर्मा जी को सुना था, तो मैंने तो तुरंत कहा विनोद शर्मा जी की बातों से सहमत। उसका मतलब ये मेरे हिसाब से पिक्चर अभी बाकी है। कैसे? वही लोग तो फिर कमेटी में शामिल हो गए जो रोक रहे हैं। देखिए ऐसा होता है ना कि जब 2021 में प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी और प्रशांत किशोर ने दूसरी दिया था, और जो विनोद शर्मा जी ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ, तो और ये कहा था कि अगर आप लोग नहीं बदलेंगे तो 5 राज्य हार जाएंगे, 5-0 होगा। ये बात मेरी भी प्रशांत किशोर से उसमें बात हुई थी टेलीफोन पर। मैंने कहा कैसे कह रहे हैं, बोले मैं बता रहा हूँ होगा ही, और उसके बाद हम फिर मिलेंगे, और 5-0 हो गया। मुझे भी नहीं भरोसा था 5-0 होगा, मुझे लगा था उत्तराखंड में जीती जाएगी कांग्रेस, लेकिन 5-0 हो गया। उसके बाद फिर बैठे, अब फिर अलग हो गए। अब गुजरात और हिमाचल में क्या स्थिति होगी, उसके बाद फिर हो सकता बैठे, अगर स्थिति तो वही हो गई जो अभी हुई है। तो इसलिए कहते हैं ना, मरीज तो खांसी आ रही है, बड़ा तकलीफ है, डॉक्टर को बुलाया, थोड़ा सा रिलीफ मिली, बोला डॉक्टर साहब कोई जरूरत नहीं आपको। फिर 15 दिन बाद तबियत खराब हुई, फिर बुलाया डॉक्टर को, फिर रिलीफ मिली, फिर कहा नहीं कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पिक्चर भी बाकी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन बदलावों की बात आशुतोष कर रहे थे, शीर्ष से लेकर के जब शीर्ष से होगा नीचे तक, वो बहुत बड़ा जोखिम है कांग्रेस के, और वो जोखिम कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी में जो नेता बैठे हैं वो नहीं ले सकते। उनके अंदर ना वो क्षमता है और ना हिम्मत है।
ये G23 हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये G23 के यही एक नेता ने मुझसे कहा कि जी हुजूरी 23 हो गया है। बोले बाहर कुछ बोलते हैं, अंदर जाके सब शरणागत हो जाते हैं। तो ये विनोद शर्मा जी मुझसे भी बेहतर जानते हैं इन चीजों को। तो ये, और अभी संजय जी कह रहे थे 2 साल में G23 चल रहा है, नेतृत्व स्ट्रांग होता, और नेतृत्व स्ट्रांग होता तो G23 बनता ही नहीं। संजय जी चलने के बाद छोड़ दीजिए, वो बना इसलिए ये नेतृत्व कमजोर हो गया है, चुनाव जिताने की स्थिति उसकी बार बार नहीं सामने आ पा रही है, वो चुनाव जिताने लायक नहीं है। कोई भी पार्टी हो, आज मोदी जी के नाम पर वोट मिलना बंद हो जाएगा, बीजेपी में देखिए क्या होगा। वो तो जब तक नेता वोट जिताता है, दिलाता है, तब तक पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उसके साथ रहते हैं। आप देखिए 2009 के चुनाव हारने के बाद अडवाणी जी की क्या स्थिति हो गई थी बीजेपी के अंदर, और अटल जी अगर एक्टिव होते तो शायद वही स्थिति हो जाती, वो तो चुनी राजनीति से बाहर हो गए थे। तो खेल तो सारा वोट दिलाने का है, और ये सही है कि आज की तारीख में जो कांग्रेस नेतृत्व है उसके नाम पर वोट नहीं मिल रहा है। ये उत्तराखंड और गोवा और पंजाब सब जगह साबित हो गया, और 2019 में भी साबित हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ मेजर ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने उसी के कुछ सुझाव दिए थे कि भाई राहुल गांधी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना दीजिए, वो लोकसभा में नेता बन जाए, कांग्रेस में जो है वर्किंग कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट हो। तो इस तरह के सुझाव दिए थे। यूपीए का कोई गैर कांग्रेस चेयरपर्सन होती है, सदनी के तरीके थे, और धीरे धीरे हो सकता है इससे कुछ बदलाव आता। लेकिन अब समस्या ये है कि बदलाव जो उनको करना है, वही जब बदलाव के लिए तैयार नहीं होंगे तो बदलाव कैसे होगा। ये एक बड़ी जो कैच 22 सिचुएशन है, और बिना बदलाव किए, चाहे विचारधारा का बदलाव हो, विचारधारा में एक आक्रामकता लानी हो और एक नया नैरेटिव करना हो, और चाहे संगठन के स्तर पर हो। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, उसको उन्होंने 3 चीजें कही है कि मुझसे ज्यादा पार्टी को संगठन की जरूरत है और लीडरशिप की जरूरत है, कलेक्टिवली काम करने की। और तीसरा उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो कलेक्टिव लीडरशिप की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एब्सोल्यूट पावर इसमें परिवार में सिमट गई है, उसको डाइल्यूट करने की बात भी हो रही है। और जब स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात हो रही है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस पे फिर वही सारी चीजें कि भाई वर्किंग कमेटी में कौन लोग हो, कौन ना हो, प्रदेशों में क्या स्थिति हो, वो सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस है जो कांग्रेस पार्टी करने से घबरा रही लगातार। आप देखिए 2019 के बाद से अभी तक कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, अध्यक्ष तक जो है नहीं आ पाया पूर्णकालीन। 2014 के बाद से कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। अब तो स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कितनी बार अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस कर चुकी है अपने तमाम तरीके से, फिर आप वर्कर को एंगेज नहीं रख पाते हैं, अपनी टीम को एंगेज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे सवाल है जो उठे इस बीच में, और ये कांग्रेस के सामने अब गुजरात और हिमाचल की जो चुनौती आई है, अब हिमाचल में थोड़ा एक्टिव हुई है, तमाम तरह की कमेटियां बन गई, सब बन गया। अभी किसी ने कहा, शायद अशोक जी ने कहा था कि कांग्रेस के अंदर जो नेता है वो कांग्रेस को ठीक कर सकते हैं। तो भैया ठीक कर सकते तो करे ना, वो किसने रोका ठीक करने के लिए। सवाल ये जो नेता अग्निहोत्री जी, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट कहा अभी कि जिनको फैसला लेना है वो ले नहीं रहे हैं, जिनको अध्यक्ष बनना चाहिए या बन सकते हैं या बनने का मन होगा वो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है। चुनाव इस साल भी हैं और अगले साल तो झड़ी लगी है चुनाव की, उसके बाद तुरंत 24 के चुनाव आ जाएंगे। तो यही तो एक कांग्रेस कल्चर है कि फैसले मत लो, कारपेट नीचे दबाते रहो, समय अपने आप शायद कुछ चीज़ों को हल कर दे। और उस पार्टी से आप लड़ना चाहते हैं जो 24 घंटे दिन में क्या 26 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं। ब्रेक के बाद मैं इस पे बातचीत करना चाहूँगा अशोक जी से कि कैसे फिर ये बदलेगा, या तो आप मान लीजिए गिवन अप केस है पूरा ही। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज बातचीत हो रही है पीके नॉट ओके। मतलब इसका ये हुआ कि प्रशांत किशोर की बातचीत नहीं बन पाई कांग्रेस से, फिलहाल के लिए टूट गई है। पिक्चर बाकी है नहीं है, ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में हमें पता चलेंगी। अशोक वानखेड़े जी, जिनको फैसला लेना वो ले नहीं रहे हैं, चुनाव सामने खड़े हैं, कल्चरली जैसा है कि फैसले मत लो, अपने आप शायद ठीक हो जाए, समय भी कुछ चीज़ों को तय कर देता है। तो कैसे काम चलेगा, क्या स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही है? अभी आप कह रहे थे प्रशांत किशोर तो कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, चलिए उनको किनारे करिए, अब बताइए स्ट्रेटजी क्या है? नहीं कर रही है, कांग्रेस यूज भी कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे कंसल्टेंट कांग्रेस के वैसे ही हो जो प्रशांत किशोर जैसा मीडिया में ट्रम्पेट ब्लो करते घूमे। एक कुंडू करके है जो प्रशांत किशोर के साथ काम कर रहे थे पहले, वो प्रशांत किशोर से अलग हो गए, वो तेलंगाना में काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस कई फ्रंट पे काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वो सबको बताए। प्रशांत किशोर अंदर जाते, रिप्रेजेंटेशन देके वापस आते, इतनी बड़ी खबरें नहीं बनती यदि खबरें लीक नहीं होती, और लीक सिस्टमेटिकली की जाती है क्योंकि अपने को अपना ब्रांड बनाना है, बताना है कि हम बड़े ब्रांड है। सवाल है कि क्या
प्रशांत किशोर के पास जिन लोगों ने काम किया और बाद में उन्होंने प्रशांत किशोर को छोड़ दिया तो वो चुनाव हार गए सब। क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब पार्टी आई तो फिर क्या प्रशांत किशोर ही थे क्या वहाँ पे? क्या लोकल नेताओं ने दम नहीं भरा कि जो अपने बलबूते पे लेके आए पार्टी को? सवाल ये है कि कांग्रेस में मैंने जो कहा कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर से बढ़िया स्ट्रेटेजिस्ट है तो सामने क्यों नहीं आते? कांग्रेस में अभी क्राइसिस चल रहे हैं नेतागिरी, मतलब लीडरशिप के। सोनिया गांधी इंटरिम अध्यक्ष है, राहुल गांधी आना भी चाहते और नहीं भी आना चाहते हैं। एक नया पावर सेंटर प्रियंका गांधी हो गया है। कोई राहुल के तरफ से आता है तो प्रियंका के लोग बाहर उसको गन डाउन करते हैं, कोई सोनिया जी की तरफ से आता तो ये दो लोग लग जाते हैं। ये क्राइसिस जब तक सॉल्व नहीं होंगे, आशुतोष जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया बीजेपी का, जब 2 सीट पे आए थे उसके बाद अडवाणी जी को सामने लाना पड़ा। तो अडवाणी जी सामने लाने के बाद क्या हुआ? उसके बाद अडवाणी जी क्यों पीछे चले गए? क्योंकि संघ जो बीजेपी को कंट्रोल करता है वहां नेतृत्व में अडवाणी जी से भी यंग लोग आ गए थे। मोहन भागवत तब संघ में गए जब अडवाणी जी राजस्थान के इंचार्ज थे। तो उनको नहीं चाहिए। यहाँ ये काम कौन कर रहा है? ऐसा नेतृत्व जो उनको ज्ञान दे। तो यहाँ कौन काम कर रहा है? कांग्रेस में ये काम कौन कर रहा है कि उनको ये समझाए कि अब आप यहाँ यही मैं आप बार बार कह रहे हो कि नहीं, बार बार सवाल ये उठा रहे कि तीनों में से किसी को तय करना है। यस, ये पहले 3 ये तय करे कि इनमें से कौन लीड करेगा। सर आप तो और गहरी समस्या खड़ी कर दिया आपने। सॉल्व हो जाएंगे। क्या आप ये कह रहे तीनों के बीच में एकता नहीं है क्या? आज आप हर राज्य में जाइए, अब नाम तो लेना नहीं चाहता, हर राज्य में आपको एक प्रियंका का गुट मिलेगा, एक राहुल जी का गुट मिलेगा, एक सोनिया जी से गुट मिलेगा। और वो हर आदमी अपने तरीके से बताता है कि सोनिया जी ही बचा सकती है, कोई कहता है कि प्रियंका ही बचा सकती है, कोई कहता है राहुल से बड़ा नेता नहीं है। जब पार्टी कैडर असमंजस में है और आपने ये असमंजसता बनाए रखी है पिछले 3 साल से, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव होंगे, यदि उसमें एक कोई अध्यक्ष आ जाता है तो कम से कम एक मालूम तो है कि भैया आज ये भगवान है, इन्हीं की पूजा करनी है। जी संजय जी, सचिन पायलट को राहुल गांधी समय नहीं देते, प्रियंका गांधी उठा के ले चली जाती है, लोग कंफ्यूज में है सचिन के साथ रहे कि गहलोत के साथ रहे। दिल्ली किसको आशीर्वाद देती है किसी को पता नहीं। तो सर यही बात तो कंफ्यूजन जब तक नहीं होगा हाँ, नहीं आपने एक नेक्स्ट लेवल पे उसको लिया। मैं तो समझ रहा था कि शायद तीनों में एकता होगी, लेकिन आपने कहा नहीं तीनों में ही है। तो शायद यही बात वो कहना चाह रहे होंगे कि सामूहिक इच्छा शक्ति चाहिए नेतृत्व के लिए। तीनों में यदि एकता है तो फिर तीनों के ये जो नीचे कोटरी है वो अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों ब्रीफिंग करती है? अलग अलग क्यों खबरें प्लांट होती है? अलग अलग क्यों एक दूसरे को पीछे दिखाई जाता है? तो इसीलिए तो प्रशांत किशोर का फॉर्मूला चल नहीं पाया। यही शायद यही वजह रही होगी कि प्रशांत किशोर चलेगा नहीं क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हो पाया। आप किस ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन, अरे सर आप किस ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मुझे जयपुर जाना है? हर 10 मिनट बाद नया ड्राइवर आता है तो आप किसको कहोगे? जी संजय कुमार जी, क्या यही असली समस्या है क्या? एक लीडरशिप चाहिए। जो 10% बच गया था सहमति के लिए, संजय कुमार जी क्या ये वो असली समस्या है? पता नहीं इस वजह से सहमति हुई या नहीं हुई ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये समस्या तो है। नीरज जी आपको याद होगा कि जब यूपी के चुनाव हो रहे थे और उसके पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की थी और ये चर्चा हुई थी, और मुझे लगता है मैं आज भी इस बात पर टिका हुआ हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तीनों के बीच में झगड़ा है, कंफ्यूजन जरूर है। कोई झगड़ा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन है। 3 पावर सेंटर्स बन गए हैं और इससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है लीडरशिप में, और ग्राउंड लेवल तक भी जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स में जब जाएंगे तो हर जगह कम से कम 2 गुट दिखाई पड़ते हैं, 3 गुट दिखाई पड़ते हैं। इससे पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है और कम से कम इन 3 लोगों को तो इस पर क्लैरिटी देनी चाहिए, इस पर एक सहमति बनानी चाहिए जिससे पार्टी का और नुकसान ना हो। विनोद अग्निहोत्री जी, आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि पार्टी क्या छोड़िए परिवार के अंदर ही ये गुटबाजी चल पड़ी है, इसलिए समस्या और गंभीर हो गई है? देखिए क्या है कि मैं भी संजय जी की बात से मानता हूँ। ऐसा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बीच में निजी तौर पर कोई झगड़ा कोई नहीं है। लेकिन जो नीचे जो है, कर्मचारी कहिए, सलाहकार कहिए, कारिंदे कहिए, उनके बीच में पावर स्ट्रगल और पावर सेंटर बनने का जो इनकी जो होड़ है वो उसने और बैठा रखा है। अब उत्तर प्रदेश में बता रहा प्रियंका जी इंचार्ज थी तो उनकी जो टीम थी उसके अलावा किसी की चली नहीं रही थी, तो कोई बड़ा नेता वहां को हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा था। ये दिल्ली में कुछ और स्थिति है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है वो पार्टी के लिए कि भाई मोदी जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो 3 इंजन है और तीनों अलग दिशाओं में चल रहे हैं।
वो जो है गड़बड़ हो जाता है। एक जो पहली बार इतिहास में कांग्रेस पार्टी के भीतर नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य राजनीति में हैं। नेहरू जी के जमाने में नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थी, अगर विजय लक्ष्मी पंडित को आप परिवार से वैसे माने वो। उसके बाद इंदिरा जी के समय इंदिरा गांधी संजय गांधी या इंदिरा गांधी राजीव गांधी, फिर सोनिया जी अकेले रहे, फिर सोनिया जी राहुल गांधी रहे, अब सोनिया जी प्रियंका जी और राहुल जी 3 हो गए, और पता नहीं चौथे भी शायद आने की तैयारी में है। बार बार कभी स्टेटमेंट आ जाता है कि उनकी दिलचस्पी दिखाई पड़ जाती है। तो सवाल ये है कि जब ये स्थिति हो जाएगी तो खींचतान तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जो अभी अशोक वानखेड़े कह रहे हैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ये बात सही है। हर राज्य में अब लॉयलिस्ट अलग अलग हो गए हैं। कोई कहता है प्रियंका राव देश बचाओ, कोई कहता है कि राहुल गांधी जो है वो उनके दिल में जो है वही उनकी जबान पे है, वो सच्चे दिल के हैं, वो नेता बढ़िया है। और कोई कहता है सोनिया जी जो देखिए 20 साल में इतनी अच्छी से पार्टी चलाया, 2014 तक पार्टी उदास कराया, वही संभालने की कमान बड़ी बात बनेगी। तो ये नीचे तक ये चला गया है विभाजन। तो अब ऐसी स्थिति में अब इसी प्रशांत किशोर प्रोग्राम पर भी लोग ये तमाम चर्चाएं हैं कि साहब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पक्ष में थी, प्रशांत किशोर को पूरी छूट दी जाए, फिर राहुल गांधी पक्ष में नहीं थी। एक कहानी आ गई कि राहुल गांधी जो है उन्होंने कह दिया था कि प्रशांत किशोर ज्वाइन नहीं करेंगे, राहुल गांधी का ऑफिशियल बयान नहीं आया, एक स्टोरी आ गई। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज है, तो ये जो 3 दिशाओं में चीजें चल रही है, तो वो मुश्किल पैदा कर रही है पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं सामूहिक नेतृत्व का मतलब ये नहीं होता कि 3 दिशाओं में चीज करें। सामूहिक नेतृत्व का मतलब होता है मिले बैठे आपस में बहस करें, मतभेद उजागर करें, अलग अलग सुझाव करें, और उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचे और उस निर्णय को फिर लागू किया जाए। उसमें तीनों ये भी हो सकते हैं, वर्किंग कमेटी भी हो सकती है, या कोई कोर ग्रुप बने वो भी हो सकता है। मनमोहन सिंह के टाइम में कोर ग्रुप बना था, तो कोर ग्रुप की बैठक होती थी हर बुधवार को, और उसमें फैसले लिए जाते थे, और उसके बाद आज वो स्थिति नहीं है कांग्रेस पार्टी। आशुतोष जी, क्या ओवर डेमोक्रेसी की शिकार है क्या पार्टी में? वाले झगड़ा नहीं है, ओवर डेमोक्रेसी चल रही है, सब अपनी अपनी चला रहे, कोई रौब नहीं दिख रहा है पार्टी के अंदर। एक इकबाल होता पार्टी के अंदर अध्यक्ष का या पार्टी की एक लाइन का, वो दिखता ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक संघ परिवार है, संघ परिवार का एक सर संघ चालक है। कांग्रेस पार्टी में एक नेहरू गांधी परिवार है, उसका सर संघ चालक सोनिया गांधी है। हाँ। अब सोनिया गांधी अगर ये तय नहीं कर पा रही हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहना या नहीं बने रहना, तो ये प्रॉब्लम सोनिया गांधी की है, ये प्रॉब्लम राहुल गांधी की नहीं है। राहुल गांधी ने 2019 के बाद इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि नेहरू गांधी परिवार का कोई आदमी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। सोनिया गांधी को ये तय करनी चाहिए, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अतीत में हार खा चुकी है, आगे की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है। अगर ये एनालिसिस अगर सोनिया गांधी का नहीं है तो नीचे के लोगों को जिम्मेदार ठहराने से कुछ नहीं होगा। लीडरशिप को हमेशा नीचे से इनपुट मिलते हैं, तमाम एडवाइजर्स आते हैं, राग दरबारी होते हैं, चमचों की बारात रहती है, लेकिन नेता वो होता है जो चमचों की बारात की बातों को सुनता जरूर है लेकिन फैसले अपने मन से करता है। सोनिया गांधी की ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम, जो सोनिया गांधी की निजी प्रॉब्लम है, वो कांग्रेस पार्टी पर इफेक्ट हो रही है और वो एक देश की समस्या बन गई है। लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात यही है। तो सोनिया गांधी को देश हित सामने रखते हुए ये तय करना पड़ेगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे जा सकती है या नहीं जा सकती है, और तब फैसला करना पड़ेगा। जी, तो खैर इतनी चर्चा हम लोगों ने की, समय समाप्त हो गया है मेरा। देखते हैं कि आगे इसमें क्या निकलता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फैसला तो करना पड़ेगा। जैसे कि आशुतोष जी कह रहे, जो भी लीडरशिप है उनकी, अब सोनिया जी करें जो भी करें, लेकिन फैसला करना पड़ेगा। और ये सवाल हमेशा हर डिबेट में मेरी अनुत्तरित रह जाता है कि जिसको फैसला करना वो क्यों नहीं करता, उसको कौन रोकता है। मैं ये मेरी दिलचस्पी जानने में कि सोनिया जी फैसला क्यों नहीं करते हैं, उनको कौन रोकेगा? वो तो सर्वमान्य सर्वशक्तिमान नेता है। तो वो अगर ये तय कर लें कि हमको इसको अध्यक्ष बनाना है, इनको ये काम करना है, ये बदलाव करने हैं, तो उनको कौन रोकेगा? या फिर उनके अंदर ये एक डर है कि मेरा फैसला पता नहीं सही है कि नहीं सही है, मुझे नहीं पता, ये वक्त बताएगा, जनता बताएगी। और ये खुद उनको तय करना, इसमें किसी और की कोई भूमिका नहीं है। प्रशांत किशोर एक कैटलिस्ट हो सकते हैं, तो उनको खुद ही करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।